हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की 2021 की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन को डिटरमिन किया कि एक ही लीगल लाइबिलिटी से या एक ही ट्रांजैक्शन से अराइज हुई लीगल लाइबिलिटी के लिए क्या दो प्रोसीडिंग है साइमल्टेनियसली एक साथ दो प्रोसीडिंग सेक्शन 138 में चल सकती हैं या नहीं चल सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच की इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट जजमेंट है सेक्शन 138 के लिए। क्रिमिनल अपील नंबर है 1068 ऑफ 2021, SLP नंबर है 6564 ऑफ 2019 और इसकी साइटेशन है RCR क्रिमिनल वॉल्यूम 4 2021 पेज 404। गिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल की ये जजमेंट है, डिसाइड हुई 8 अक्टूबर 2021 को। सब्जेक्ट है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्वेश्चन इस केस में राइज हुआ कि वेदर पैरेलल प्रोसिक्यूशंस राइजिंग फ्रॉम ए सिंगल ट्रांजैक्शन सस्टेनेबल। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से अराइज हुई पैरेलल प्रोसिक्यूशन सस्टेनेबल है या नहीं है, सेक्शन 138 में। इस केस के फैक्ट हैं कि इस केस में एक सेट ऑफ चेक्स डिसऑनर हुए, जिसकी वजह से फर्स्ट कंप्लेंट 1 सेक्शन 38 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फाइल हुई। उस चेक की कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो पहले चेक डिसऑनर हुए थे, पार्टी ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया, एक डीड ऑफ कंप्रोमाइज लिखी गई। पहली कंप्लेंट पेंडिंग थी और जो चेक डीड के मुताबिक, कंप्रोमाइज के डीड के मुताबिक जो चेक सेट ऑफ चेक इशू किए गए वो भी डिसऑनर हुए, जिसकी वजह से सेकंड कंप्लेंट सेक्शन 138 में फाइल हुई। बोथ द प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली पेंडिंग थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू राइज हुआ कि जो वेदर द कंप्लेनेंट कैन बी अलाउडेड टू परस्यू बोथ द केसेस, कंप्लेनेंट को ये अलाउ कर देना चाहिए कि वो दोनों केस को परस्यू कर सकता है, फर्स्ट कंप्लेंट को और उसके बाद जो कंप्रोमाइज ऑफ डीड के बाद जो सेकंड कंप्लेंट फाइल हुई उनको भी, या उनमें से एक कंप्लेंट को क्वैश कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था। आर्ग्यूमेंट अपीलेंट की तरफ से दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट में अक्यूज्ड के फेवर में प्रोसीडिंग थी वो क्वैश कर दी गई थी। तो अब जो जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने ये अपील फाइल करी और उनका ये आर्गूमेंट था कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये दो डिस्टिंक्ट ऑफेंस है जिसमें चेक डिसऑनर इन्वॉल्व है। तो सेक्शन 138 जो है वो दो ऑफेंस के लिए, सिमिलर प्रोसीडिंग के लिए, पैरेलल प्रोसीडिंग के लिए कहीं भी मना नहीं करता। बोथ सेट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ चेक एंड सेकंड सेट ऑफ चेक आर बीइंग ट्राइड बाय द सेम कोर्ट, और ये सेम कोर्ट के द्वारा ही ट्रायल हो रहा है। It is not legitimately open to the accused who committed a breach of the settlement to seek a question of criminal fault। ये अक्यूज्ड के लिए लेजिटिमेट नहीं है कि उसने सेटलमेंट डीड की ब्रीच की है और वो क्वेश्चन का हकदार है क्रिमिनल कंप्लेंट का। तो इनक्रक्स अपीलेंट का ये कहना है कि सेक्शन 138 पैरेलल प्रोसीडिंग के लिए नहीं मना करता। उसके बाद कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसको ऑब्जर्व करते हुए ये फाइंडिंग दी कि जब व्हेन ए कंप्लेनेंट पार्टी है वो एग्रीमेंट हुआ है अक्यूज्ड के साथ, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि कंप्लेनेंट को लगा कि उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, और ट्रायल की अनसर्टेनिटी है, उसकी कंप्लेंट में कितनी दम है, कितनी स्ट्रेंथ है, और भी जो रेलेवेंट फैक्टर हैं वो उसको देखते हुए कंप्लेनेंट पार्टी ने एग्रीमेंट किया या कंप्रोमाइज एग्रीमेंट किया, कंप्रोमाइज ट्रीट की। कंप्लेनेंट ने ये सेटलमेंट विद ओपन आई की, अपन आंखें खोलते हुए, सब कुछ देखते हुए, सारे फैक्टर कंसीडर करते हुए ये सेटलमेंट की है, और इस बात का रिस्क लिया है कि अक्यूज्ड है वो उन चेक जो सेटलमेंट डीड के बाद दिए गए हैं उनको ऑनर करने में फेल होगा। ये रिस्क है वो अक्यूज्ड जो कंप्लेनेंट ने वो लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन बेनिफिट, जो सेटलमेंट के
एग्रीमेंट में उसको जो बेनिफिट मिले, उस एग्रीमेंट के बेनिफिट को देखते हुए कंप्लेनेंट ने ये एग्रीमेंट अक्यूज्ड के साथ कंप्रोमाइज का किया। Once a party has voluntarily entered into such an agreement and agree to abide by the consequences of non-compliance of settlement agreement, they cannot be allowed to reverse the effect of agreement by pursuing both the original complaint and subsequent complaint arising from such non-compliance. अगर पार्टी एक बार वॉलेंटरली एग्रीमेंट में चली जाती है तो वो दोनों कंप्लेंट को परसू नहीं कर सकती कि उसका जो एग्रीमेंट का इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए। नॉन कंप्लायंस के जो है वो मुद्दा सब्सिक्वेंट कंप्लेंट में जो दोनों कंप्लेंट है उसको परसू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इसके उल्ट इंटरप्रेट किया जाए, भी वो नहीं कर सकती, तो अगर वो कर सकती होती तो क्या होता? एक कॉन्ट्रेरी इंटरप्रिटेशन दी गई है विच अलाउज फॉर द कंप्लेंट टू परस्यू बोथ द ओरिजिनल कंप्लेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो इसके कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट क्या था? ये अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करती दो ट्रायल में डिफरेंट कंप्लेंट में जो कि एक ही लीगल लाइबिलिटी से अराइज हुए। सेकेंडली, अक्यूज्ड को क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस करनी पड़ती, सिर्फ ना कि सिर्फ ओरिजिनल एग्रीमेंट जिसके लिए उसने पहले चेक इशू किए थे, बल्कि सब्सिक्वेंट जो चेक है वो कंप्रोमाइज डीड के बाद इशू किए, तो उसके लिए दो बार उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस करनी पड़ती। तो थर्ड है कि ये लिटिगेशन रिड्यूस करने के बजाय, फास्ट रिकवरी, पैसे की रिकवरी करने की बजाय ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ऊपर बर्डन है। तो जहाँ पे जुडिशियल टाइम बीइंग स्पेंड ऑन एडजुडिकेशन एंड ऑफेंस विच इज एसेंशियल इन नेचर ऑफ ए सिविल रॉन्ग अफेक्टिंग प्राइवेट पार्टी, प्रॉब्लम नोटेड इन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो सब अपनी जजमेंट है उसमें कहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें मल्टीपल जो लिटिगेशन है उसको अवॉइड करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर पैरेलल प्रोसीडिंग की कंप्लेंट को अलाउ किया जाता है तो इसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट और सेकंड कंप्लेंट के जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट के हुए हैं वो अगर कोई ओरिजिनल कंप्लेंट को सेटल करता है पार्शियल पेमेंट के लिए या फ्रेश चेक इशू करता है पेमेंट को, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसके बाद अगर दोनों कंप्लेंट ही पैरेलल चलेंगी तो ये जो सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट हुई है या कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ है तो उसको ये मीनिंगलेस बना देगा। तो इसीलिए इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती, ये सिर्फ लिटिगेशन को लंबा करती है अगर इस तरह की इंटरप्रिटेशन करी जाए और मैटर को अफेक्ट किया जाए, क्योंकि इसका कोई भी स्टेटस को पे अफेक्ट नहीं आता, तो ये सिर्फ लिटिगेशन को लंबा करती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंप्लेनेंट कैन नॉट परस्यू टू पैरेलल प्रोसिक्यूशन, वो दो पैरेलल प्रोसिक्यूशन सेम टाइम पे सेम ट्रांजैक्शन से परस्यू नहीं कर सकता। एक बार अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया पार्टी के बीच में तो जो प्रोसीडिंग है ओरिजिनल कंप्लेंट में वो सस्टेन नहीं करती, उसके बाद एग्रीमेंट जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है या सेटलमेंट डीड है उसके मुताबिक जो फ्रेश एक्शन अराउज होगा वो सेकंड कंप्लेंट में होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बड़ा क्लियर किया है कि दोनों कंप्लेंट है वो पैरेलल नहीं चल सकती। अगर पहली कंप्लेंट में कंप्रोमाइज़ हो जाता है या पार्शियल हो जाता है तो उसके बाद जो सेकंड कंप्लेंट होगी उसमें फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है सेकंड कंप्लेंट के लिए, तो दोनों प्रोसीडिंगों पैरेलल नहीं चल सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी सेक्शन 138 के ऊपर। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।